हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आइयो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 जो आपका है क्या लिखूं की शुरुआत करने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में गद्यांशों के आधार पर जो हमें गद्यांश दे रखे हैं उसके आधार पर निम्नलिखित जो नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं उनकी हम शुरुआत करने वाले हैं। अर्थात इससे पहले मैंने वीडियो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की कंप्लीट कर दी है। आज चैप्टर नंबर 3 में व्याख्या को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनकी वीडियो कंप्लीट कर दी है। तो शुरुआत करते हैं इसको पढ़कर। तो इसको पढ़ते हैं। पहला गद्यांश ये कह रहा है, देखिए इसके पढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अपने हाथ से लिखे नोट्स भी दिखाऊंगा ताकि किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इसमें कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो मैं हाथ से लिखे नोट्स भी आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, अगर मैं पहले आपको एक बार नोट्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे हाथ से लिखे नोट, चैप्टर नंबर 3 क्या लिखो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इस पद्यांश को। तो ये कह रहा है, अंग्रेजों के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी उठती है। यानी कि स्फूर्ति माने कहते हैं एक प्रकार से बेचैनी सी उठती है। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, यानी कि कोई भी विषय नहीं दिमाग में सूझता। जब कोई बेचैनी रहती है, जो दिमाग में चलता है हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। उस पर कौन सा विषय हमें लेना है ये हमें पता नहीं होता है। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ये बात नहीं समझ में आई? देखिए मैं हाथ से लिखे नोट्स को समझाता हूँ। तो इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं आपको पहले दिखा दूँ कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या इसको करेंगे। फिर A.G. गार्डनर कौन थे इसको समझेंगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम लिखने वाले हैं। तो चलिए हाथ से लेके नोट्स भी ले लेते हैं अब। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 हमने जैसा कि बोला था चैप्टर नंबर क्या लिखें, तो हमने इसमें क्या करा, शुरू के 2 या 3 शब्द लिखेंगे। देखो फिर लास्ट में 2-3 शब्द लिखेंगे। बात समझ में आ गई? बीच में डॉट डॉट कर देंगे। उसके बाद आपका पहला था गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हेडिंग बनानी पड़ेगी संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है आपको? देखिए ये लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। समझ में आ गया? आपको कैसे लिखना होगा, यानी कि आपको गद्यखंड क्या लिखूं और इनके लेखक यानी कि पाठ का नाम, लेखक का नाम तथा गद्यखंड को आपको ब्लैक से लिखना है, बाकी ब्लू से लिखना है। ये कि मेन तो कॉपी सिर्फ सजाने के पर्पज से लिखी है। समझ में आ गई? तो चलिए आगे। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि व्याख्या कीजिए, यानी कि जो अंडरलाइन करी थी उनकी व्याख्या। तो मैं इसमें कंप्लीट व्याख्या कराऊंगा ताकि आप पेपर में कोई सी भी व्याख्या है उसको अच्छे से कर दें। देखते हैं व्याख्या को। ये कह रहे हैं, लेखक के लिए आवश्यक मनोभावों का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डनर ने स्पष्ट किया है कि एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में वह लिखते हैं कि जब मन आनंद से भर उठे, हृदय में ताजगी के भाव अनुभूत होने लगा, तब मस्तिष्क में एक दबाव सा उत्पन्न हो जाए, तो लेखक लिखने के लिए चलिए आगे को सरका देते हैं थोड़ा सा। कहाँ लेखक लिखने को आतुर हो उठता है। अच्छा कहीं और है क्या? खुद ही कुछ न, अच्छा यहाँ लेखक लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। इस स्थिति में वह खुद ही कुछ न कुछ लिखने को आतुर हो उठता है और उनकी लेखनी मनोभावों को व्यक्त करने लगती है। इस प्रकार की मनोदशा में लेखक के लिए विषय का कोई महत्व नहीं होता। उसका उद्देश्य तो मात्र अपने मन के विचारों एवं भावों को व्यक्त करना ही होता है। आगे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं ध्यान से। मन के विचारों एवं भावों पर आधारित कोई भी विषय हो वह उसी विषय, आप नेक्स्ट पेज देखते हैं, पर तब तक लिखता रहता है जब तक उसके हृदय में उत्पन्न भाव का आवेग शांत न हो जाता। बात समझ में आ गई? अच्छा तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? देखिए वही था कि A.G. गार्डनर कौन था। तो A.G. गार्डनर अंग्रेजों के प्रसिद्ध निबंध लेखक थे। समझ में आ गई? अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था कि विषय की चिंता लेखक को कब नहीं रहती?
तो जब किसी लेखक को हृदय की स्फूर्ति तथा मस्तिष्क के आवेग के कारण लेख लिखना ही पड़ता है, उस समय लेखक को विषय की चिंता नहीं रहती। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार लेखक को निबंध कब लिखना पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा, गार्डनर के अनुसार एक विषय स्थिति में जब मन में उमंग, हृदय की स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न हो जाता है, तब लेखक को निबंध लिखना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है दूसरा नंबर का दो। ये कह रहा है, ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे मन की स्वेच्छेंद्र रचनाएं हैं, यानी कि मन की इच्छाएं रचनाएं हैं, जो हमें पसंद आई वही हमने रचना कर दी। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्चाई अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास हो रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न ही कल्पना की महिमा, जिससे हम संसार को अपनी ही दृष्टि में देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद अब इसको आसान भाषा में नोट्स के माध्यम से समझते हैं। फिर इसके द्वारा जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेज पे तथा नेक्स्ट पेज पे, उन क्वेश्चनों का निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर 2, जैसे ऐसे निबंधों, यानी कि आपको शुरू के 2-3 शब्द लिखने हैं, डॉट डॉट करने के बाद लास्ट के 2-3 शब्द लिख देने हैं। फिर पहला क्वेश्चन यही था कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिख लेते हैं। ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो देखिए आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इसलिए लिखा ताकि कोई बच्चा बीच में से देख रहा वीडियो तो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए रेखा अंश देखिए, बिंदी है, बिंदी लगा लेना। अब व्याख्या करते हैं। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या? सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लेखक अपनी भावनाओं के जैसा अनुभव करता है, बिना किसी बंधन के उन्हें उसी रूप में व्यक्त कर देता है। इनमें लेखक कवि की तरह कल्पना के महानता लाने का प्रयास नहीं करता। जब एक कहानीकार अपनी अनुभूतियों को कहानी का रूप देता है तो उसे बारीकी के साथ उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, परंतु स्वेच्छतावादी शैली के निबंध लेखक को इस प्रकार के गहन चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब चलिए आगे देखते हैं। गहन चिंता नहीं होती। ज्ञानियों और विद्वानों को विवेचनाओं के लिए तर्कों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि स्वेच्छतावादी निबंध लेखक को विवेचनात्मक शैली अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जो कुछ और जैसा भी अनुभव करता है उसी को कागज पर उतार देता है। निबंध लेखक के हृदय की उमंग और उसके मन की प्रसन्नता उसके निबंध में व्यक्त होती है। निबंध लिखने का समय लेखक का मन एक विशेष स्थिति में होता है। इस अवस्था में वह न तो अपने गौरव को प्रकट करता है और न ही अपनी शक्ति का विशेष महत्व दिखाने की लालसा करता है। संसार को देखकर जो अनुभव लेखक को होता है या जो भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं वह उसे स्वच्छंद रूप से प्रकट करने का ही प्रयास करता है। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये है, निबंध की सबसे बड़ी विशेषता मन की स्वेच्छता है। निबंध क्या है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था निबंध क्या है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यह निबंध वास्तव में सच्ची अनुभूति तथा उसके सच्चे भावों और उल्लास की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला पद्यांश देख लेते हैं, फिर व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए अगला है आपके सामने, ये कह रहा है नंबर 3, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि इनके कर्क सतह दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के
कान के पर्दे फटते रहते हैं। तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय, संध्या कहते हैं शाम के समय, शाम के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्रण अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो ये तो पढ़ लिया। अब इसको ध्यान से अपने हाथ से लिखे नोट्स में पढ़ाता हूँ तथा इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए को नोट्स पे चलते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लिख लेंगे शुरू के दो शब्द, शुरू के दूर के, फिर लास्ट में लिखेंगे बन जाती है, यानी कि शुरू के दो शब्द लास्ट के दो शब्द लिखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है हमेशा, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये कह रहा संदर्भ, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट वही होता है कि रेखा अंकित, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। ये कह रहा है व्याख्या में, लेखक ने इन पंक्तियों, क्या ये पंक्तियों में एक मुहावरा कहा है कि दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं क्योंकि ढोल की आवाज़ की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जिस समय ये आवाज़ पास बैठे लोगों के कानों के पर्दों को क्या कड़कती हुई महसूस होती है, उसी समय दूर शाम के समय किसी नदी के किनारे पर बैठे किसी व्यक्ति को यह अत्यंत मधुर लगती है। जो व्यक्ति दूर से ढोल की आवाज़ को सुनता है, उसके मानस पटल पर इस आवाज़ के कारण किसी विवाह उत्सव का चित्र अंकित हो जाता है और वह कोलाहल यानी कि शोर से, तो चलिए नहीं दिखा तो सॉरी, हो जाता है और वह कोलाहल शोर से। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पूरे घर में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना कर देता है। उस नववधू की कल्पना में उसके प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका आदि के भाव हृदय में रूप धारण करने लगते हैं और ढोल की आवाज़ में उसे मधुरता का रस प्राप्त होने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि विवाह में सम्मिलित लोगों को देखें तो उस कानों को बेधते ढोलों के पास उपस्थित लोगों का मन भी उल्लास से भरा होता है। वहाँ किसी को भी ढोलों की वह ध्वनि में आनंद का शोर, मन की खुशी और आपसी प्रेम का स्वर भी मिली होती है। यह सभी चीज़ें मिलकर ढोल के पास स्थित लोगों को भी ढोल की ध्वनि की कर्कशता का अनुभव नहीं होने देती। वह उनमें उल्लास, उत्साह और आनंद का संचार थिरकने पर विवश कर देती है। दूर स्थिति लोगों के लिए तो वह चलचित्र की भांति उसके मानस पटल पर, यानी कि मानस पटल कहते हैं मतलब जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उस पर उस उत्सव के आनंद, उल्लास और उत्साह के चित्रों की सजीव कर ही देता है। तब वे भी पास बैठे लोगों की भांति आनंद से भर उठते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं पढ़ने लगूँ तो देखिए ध्यान से। ये कह रहा है दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगने पर लेखक का कारण मानता है, यानी कि क्या कारण मानता है उसको आपको बताना है। तो ये है, दूर के ढोल सुहावने लगने का लेखक यह कारण मानता है कि ढोल की आवाज़ सुनकर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उत्सव का चित्र सहकार हो उठता है और व्यक्ति उत्सव जैसा, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ही उल्लास अपने मन में अनुभव करने लगता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका है, दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का अर्थ है कि दूर स्थित वस्तुओं या व्यक्तियों के दोषों का ज्ञान न होने के कारण वह अच्छे लगने
लगते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।